डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 हिंदी का जो मॉडल पेपर है हम आप इसको हल कराएंगे। और यह जो है 2024 का यह मॉडल पेपर है। तो आइए आप लोग अंत तक बने रहिए और हम आप मिल करके इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। और आप भी ध्यान से सुनते चलना, एग्जाम में कैसे कहाँ पर क्या लिखना होगा आप इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, सबसे पहले ये सामान्य हिंदी है और इसमें जो है क्या है 10 प्रश्न शुरुआत के आते हैं गद्य पद के इतिहास से, है ना। तो गद्य पद के इतिहास से जो है क्या है वो 10 प्रश्न आते हैं। और आइए हम आप इस प्रश्न को हल करते हैं। आप जो है मन में इसे अपना भी टिक मारते हुए चलना और आप मिलाना भी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम नाटक आपका क्या होगा, नहुस हो जाएगा। अर्थात नहुस किसने लिखा है, ये नाटक किसने लिखा था, आप नोट कर लो। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नाटक सबसे पहले लिखा था। हिंदी का पहला नाटक यही है। अब दूसरा आपका ये है कि ध्रुव सामने की रचना कौन सी विधा है जो धुरसामनी लिखा गया है। धुरसामनी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने धुरसामनी में क्या लिखे हैं, नाटक, ठीक है ना। तो धुरसामनी आपका क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका नाटक हो जाएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि इंदुमती है क्या है, प्रथम कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, इसमें से कोई नहीं, है ना। तो जो इंदुमती है सबको पता है, वह क्या है, प्रथम कहानी है। इंदुमती क्या है, प्रथम कहानी है जो है। इसे किसने लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी ने। प्रथम कहानी कौन सी है, इंदुमती। किसने लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, अर्थात सरयू पार की यात्रा किसने लिखा था। तो सरयू पार की यात्रा वो लिखे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो लिखे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें घा का पहला सही हो जाएगा। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुनाहों का देवता किसने लिखा है। तो गुनाहों का देवता इसमें 4 ऑप्शन है, हजय प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। तो देखिए, जो गुनाहों का देवता है इसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। यह क्या है, धर्मवीर भारती का क्या है, उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है, उपन्यास है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन, ये जो दूसरे का वो गद्य का खत्म हो गया। अब इसमें से जो पूछा जाएगा पद्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे कहा जाता है, तो इन तीनों में से आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य को, ठीक है ना। तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजाचार्य को दिया जाता है, ठीक है ना। फिर खा नंबर आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रयोगवाद को नई कविता किसने कहा है। जो प्रयोगवाद है उसको नई कविता की संज्ञा किसने दिया है, अर्थात कौन कहा है। तो आपको 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, गिरजा कुमार, केदारनाथ सिंह और अज्ञेय ने। तो आपको पता है कि अज्ञेय ने क्या किया था, उन्होंने प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा प्रदान की थी। नई कविता की संज्ञा उन्होंने बताया था, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है ग नंबर कि धर्मवीर, सॉरी, चौथा आपको दिखाई दे रहा है, यह जो क्या है प्रश्न नंबर पीछे का था जिसमें 3 आपको बहुविकल्पी दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना। अब आज अगला प्रश्न पूछा है चिंतामणि कवि हैं, अर्थात जो चिंतामणि जो कवि हैं वो किस वर्ग से संबंधित थे, किस वर्ग से संबंधित थे। तो रीति सिद्धि, रीति मुक्त, रीति रहित और रीतिबद्ध वर्ग के, है ना। तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये रीतिबद्ध वर्ग के थे। चिंतामणि थे वो क्या था, रीतिबद्ध वर्ग के थे, ठीक है ना। इसमें आपका गा नंबर ऑप्शन गा का चौथा सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि हम लोग किसे मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। 4 ऑप्शन है, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, जगन्निक और सरहपा, ठीक है ना। तो हिंदी का प्रथम कवि हम आप मानते हैं किसको, चौथे को, अर्थात सरहपा को मानते हैं, ठीक है ना। पर अंगा पूछ रहा 5वां, मुकरियाँ किसने लिखा है ना। तो मधुकर कब की है, कुशल राम की है, अमीर खुसरो की है, भट्ट केदार की है। तो जो मुकरियाँ है ना, वह जो मुकरियाँ है वह पहेलियाँ हैं। किसकी पहेली है, अमीर खुसरो की, ठीक है ना। तो मुकरियाँ में तीसरा सही हो जाएगा। अमीर खुसरो की यह क्या है, एक यह पहेली है, अर्थात उस पहेली को मुकरियाँ कहते हैं अथवा पहेलियाँ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, आपका यह जो प्रश्नोत्तर आते हैं आपके क्या है
हो गया है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए आपसे पूछेगा कि जो है तीसरा प्रश्न आपसे पैराग्राफ देगा और आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है ना। 5 प्रश्न आपसे क्या है पूछे जाएंगे। आप ध्यान से देखो। देखिए आज प्रश्न पूछा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, ये किस पाठ से लिया गया है ना। इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, हम आपको पहले बता दिए हैं कि आप गद्य में जो भी लेखक हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, पाठ का नाम है, उसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए दिया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, हम इसको पहले लाइन से समझ गए हैं कि यह जो है क्या है पहले पाठ से लिया गया है ना। अब देखिए आप इसको एक बार पूरा पढ़ लिया करो, ठीक है ना। गद्य में क्या क्या दिया गया है, हो सकता है पहली लाइन पढ़ने पर न समझ में आए, 2-4 लाइन पढ़ो तब समझ में आई यह किस लेसन से लिया गया है ना। लेकिन हमने जान गया, तो हम इसके प्रश्नों को उत्तर कर देते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल है। अगर पाठ का नाम यहीं पे पूछ लेता तो हमको आपको लिखना पड़ता राष्ट्र का स्वरूप, है ना। पाठ नाम नहीं पूछा है, सिर्फ लेखक का नाम पूछा है। लेखक क्या हो जाएंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर ऐसा दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो हमको ये पता है कि राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति क्या होना है, सचेत होना है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल मतलब उसे बेकार कहा है ना, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को। तो किस प्रकार की राष्ट्रीयता बेकार कहा है, उन्होंने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह क्या होती है, निर्मूल हो जाती है। वह क्या है, ये निर्मूल हो जाती है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, है ना। वह क्या है, निर्मूल होती है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, अर्थात यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है ना। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। यह पृथ्वी जो है क्या है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि जो रेखांकित किया है ना, आपको इसकी व्याख्या बताना है। तो रेखांकित आपको पता होना चाहिए कि जो है कहाँ से कहाँ तक रेखांकित दिया गया है ना। अब देखिए आप पता है कि रेखांकित आपका कहाँ से है, ये है राष्ट्रीयता से लेकर के आवश्यक धर्म है तक, है ना। अब देखिए आप पढ़ लो एक बार कि राष्ट्रीयता की जड़ें क्या होती हैं, पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही हमारे अंदर क्या होगा, राष्ट्रीय भाव का अंकित पढ़ लो होगा। आप इसको पढ़ लो। अब देखिए इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। कवि का कहने का मतलब यह, लेखक यह कहता है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरित, पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा उतना ही हम सबके मन में राष्ट्रीय भावना विकसित होगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना, उसके सौंदर्य, उसके रूप, उसकी उपयोगिता, उसकी महिमा को पहचानना, ये प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। यही इसका क्या है, व्याख्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपसे एक और पूछ रहा है, 2 पैराग्राफ आते हैं, ठीक है ना। 2 में से आपको उत्तर देने होते हैं, है ना। ये देखिए आपको पैराग्राफ दिया गया है ना। मगर उदास होना क्या है, बेकार है। अब देखिए 2-3 पार्ट से मुख्य रूप देते हैं, अशोक का फूल वगैरह, इसमें से अक्सर क्या है एग्जाम में आता रहता है। तब आपको चाहिए कि आप इस पार्ट को बखूबी आप ध्यान से पढ़ लो कि 1-2 शब्द मिले तो भी आप उससे काम चला लो, है ना। ये पैराग्राफ है, आप इसको जो है ध्यान से पढ़ लो, है ना। आप इसको पढ़ लो, इसके नीचे क्या उत्तर प्रश्न है हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए प्रश्न आपसे पूछा है, ठीक है ना। पूरा पैराग्राफ नहीं दिखा पाते, आप किताब खोल के बैठिए, आप उसमें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, आपको संदर्भ लिखना है। आपसे संदर्भ पूछ लिया है ना। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक पाठ से क्या है, यह लिया गया है, ये ठीक है। यह अशोक के फूल से लिया गया है। और किसने लिखा है, किसने लिखा है, मैं क्या बताया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है पंडिताई किस प्रकार का बोझ है। कभी प्रश्न पूछता है पंडिताई किस प्रकार का एक बोझ है, तो इसका आंसर क्या होगा कि विद्वता से अहंकार उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है, अतः पंडिताई अहंकार रूप में क्या है, एक बोझ है
उन्होंने यह बताया है, ठीक है ना। उन्होंने यह बताया है कि पंडिताई एक बोझ क्यों है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जितना ज्ञान हो जाता है तो उस ज्ञान में क्या हो जाता है, उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तो ये अहंकार ही क्या है, उसका बोझ हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना किया गया है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती जो मनोवृत्ति के परिणाम की विवेचना की गई है, ठीक है ना। मनुष्य के प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य की बदलती जो मनोवृत्ति का परिणाम है उसका वर्णन इसमें दिया गया है। फिर आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, तो लेखक किसकी मनुष्य बात बदलने कह रहा है, मनुष्य की मनोवृत्ति। लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात करता है, ठीक है ना। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की क्या करना है, ये व्याख्या की करना है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करनी है, ठीक है ना। पंडिताई वाला से आपका इसमें शुरुआत और ऊपर भी शायद दिया गया है, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी शायद दिया गया है। हाँ, इसमें देखो 2 रेखांकित दिए गए हैं, पूरा ऊपर से लेकर के ऊपर 3-4 लाइन है, ठीक है ना, पहले पैराग्राफ में। तो और ये भी क्या है, अब इसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इतना तक पता होगा व्याख्या क्या करना होता है। फिर मैं कुछ बता दे रहा हूँ ऐसे। कवि का कहने का मतलब यह है, द्विवेदी जी का कहना है कि मनुष्य की मनोवृत्ति यदि परिवर्तित हुए बिना यदि आगे बढ़ सकता है तो शायद वह कभी नहीं बदलती। तो यदि वह न बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष का शुभारंभ कैसे होगा, है ना। तो ये सभी बातें हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। हम अगले पर चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या है, पद्यांश दिया रहेगा, है ना। आप क्या है, आपको पद्यांश दिया रहेगा और आपसे जो है क्या है, उसके अर्थ को पूछेंगे, है ना। पद्यांश दिया रहेगा और पद्यांश के बाद क्या है, आपका उससे अर्थ पूछे रहेंगे, है ना। तो इससे क्या है, आपको तैयार ही करना पड़ेगा। यह क्या है, आपका चौथा प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए आप पद्यांश को आप ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। क्या है, लज्जाशील पथिक महिला यदि कहीं पर क्या है वह दिखाई दे रही है ना। तो अब देखिए हम पूरा पढ़ लिए इसको ध्यान से, आप भी पढ़ लो। बाद से प्रश्न पूछा, उत्तर देना है। कह रहा है कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए, है ना। तो दिए तो दिए गए कवि और कविता का नाम क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है ना। और शीर्षक क्या है इसके, पवन दूतिका। यह क्या, पवन दूतिका पाठ से लिया गया पाठ एक है, ठीक है। वे पूछ रहा है कि राधा पवन दूतिका से राह में जो पथिक आएंगे उनके साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है ना। तो कैसा व्यवहार करने कहती है, तो इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में वो कहती है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो आप क्या करो, उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, ठीक है ना। और अगर वह थकी हुई हो तो आप उसकी थकावट को क्या कर देना, दूर कर देना। ये क्या है, वह कहती है। फिर पूछ रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है ना। तो इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, राधा की वीरा व्यथा का चित्रण किया है। फिर आज प्रश्न पूछता है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार, देखिए इसमें जो है मानवीकरण एवं उपमा अलंकार है, ठीक है ना। आप इसको नोट करते चलिए, कौन सा अलंकार है, आपको पता है उपमा अलंकार है, ठीक है ना। फिर आज प्रश्न पूछा है, रेखांकित अंश का भावार्थ कीजिए। देखिए रेखांकित है ना यहाँ से कि होने देना विकृत वसुना तूने सुंदरी को, जो थोड़ी भी, ये 3 लाइन क्या है दिया गया, हमने इसको पढ़ लिया है, आप इसको पढ़ लो। अब आप इसका उत्तर देखो, राधा पवन को समझाती है कि जब तुम मार्ग में जाओगी, है ना, तो वहाँ पर आपको अत्यंत बहुत सारे लज्जाशील महिलाएं दिखेंगी, है ना। तो तुम्हें उनका मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने वायु के द्वारा, अपनी चंचलता के द्वारा उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनको वस्त्रों को विकृत मत कर देना, ठीक है। अगर यदि वह कहीं भी थकी हुई आपको दिखाई पड़ रही है तब तुम उसे गोद में लेकर के आप उसे शांति प्रदान करना, उसे शीतलता प्रदान करना। उसके ओंठों जो बिल्कुल सूख चुके हैं, उसके कमलवत मुख जो बिल्कुल सूख चुके हैं, आप उनकी मलिनताओं को दूर कर देना, ठीक है। उनके ओंठों और कमल जैसे मुख पर आई जो मलिनता है तुम उनको मिटा देना, ठीक है ना। ये आपके क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे अगला देखिए पूछ रहा है, यह क्या है आपका,
देखिए अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, है ना। दो आपसे पूछे जाएंगे, दो में से क्या है आपको उत्तर एक का देना होगा, ठीक है ना। अब देखिए आज प्रश्न पूछ रहा है कि जल पंजरगत अरे अधीर अभागे, है ना। ये किस पाठ से लिया गया है तो पता होना चाहिए, तो बड़ा सरल है भाई। प्रश्न पूछा है इस पद्यांश क्या लिखना है आपको, संदर्भ लिखना है। इस पद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत की 8वें सर्ग से यह क्या है, कैकेयी के अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। अगर आप नहीं लिख सकते आप इतना लिखिए कि जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ से यह क्या है लिया गया है। फिर पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित दो ही लाइन दिया है कि क्या शेष बचा था कुछ न, और इस मन में कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, है ना। इसका अर्थ क्या होगा, कैकेयी अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए सबसे कहती है, अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे मन के भीतर स्थित मन, मेरे मन के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव क्या तुम्हारे अंदर ही जागे थे। ये मैं थोड़ा सा एक दो लाइन आपको आगे पीछे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में हे मन अब तू ही जल, ठीक है ना। इसके बाद कैकेयी जो इसका अर्थ दिया है दो लाइन का, अब उसका अर्थ बता रही है। कहते हैं कि क्या मेरे हृदय में उसमें कोई और भाव कुछ शेष न बचा था हमारे मन में, क्या हमारे पुत्र के प्रति हमारे मन में और कुछ इनके प्रति कोई मूल्य था ही नहीं, कोई भाव था ही नहीं। अर्थात पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं था। तो यही इसका क्या है व्याख्या हुआ, ठीक है ना। अब हम इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। ये देखिए दो प्रश्न हो गए थे, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है, लिखा है अन्य सा हुआ वश भी मेरा, इसका क्या आशय होगा। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेते हैं अन्य सा हुआ वश भी मेरा, इसका मतलब क्या है। तो कभी का कहने का मतलब ये है, आप ध्यान सुनना, आप लिखते चलना, कि वह कहती है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में बिल्कुल रत हो, बिल्कुल लीन हो, किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर के उसे त्याग दे, तो वही कैकेयी कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो वही मेरा पुत्र आज मुझे पराया सा हो गया है, आज मुझे त्याग दिया है। तो इसका अर्थ होगा इस पद्यांश में कौन सा रस है। इस पद्यांश में पूछा है कौन सा रस है, तो देखिए इस पद्यांश में बिल्कुल शांत रस है, करुण रस है, ठीक है ना। इसमें क्या है, बिल्कुल शांत रस है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, इसका क्या भाव होगा, है ना। इसका क्या भाव होगा, तो कैकेयी अपने ऊपर पश्चाताप करते हुए यह कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ भी आए वह कहे, किंतु हे राम मुझसे मेरा मातृपद बिल्कुल न छीना जाए, ठीक है ना। तो ये राम से क्या दुहाई करती हैं या और राम जी से कहती हैं, ठीक है ना। फिर देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछेगा, प्रश्न नंबर 5 पूछेगा कि आपको क्या है साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा, ठीक है ना। एक आपका गद्य से पूछेगा, तीन और तीन आपसे पूछेंगे पद से, जिसमें आपको क्या लिखना होता है। तो साहित्यिक परिचय में देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो साहित्यिक परिचय है उसमें से शुरुआत का 2-3 लाइन उनके जीवन के बारे में आपको लिखना ही पड़ेगा कि वह किस लेखक के हैं, मतलब किस काल के हैं, है ना। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, ये 3 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका हेडिंग होगा साहित्यिक परिचय, है ना। उनकी साहित्यिक विशेषता आपको बतानी है कि उनको कौन कौन से रत्न वगैरह मिले थे, वो कौन कौन से पढ़ाई की थी, उनको कौन कौन से पद्म पुरस्कार वगैरह मिले थे, ये सब उनको लिखना पड़ेगा। और लास्ट में आपको रचनाएँ आपको जरूर लिखनी है, चाहे साहित्यिक परिचय हो और चाहे जीवन परिचय हो, आपको लास्ट में 2-4 रचनाएं, 5 रचनाएं आपको वह लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपको मात्र 80 शब्द अर्थात परीक्षा वाली कॉपी से आपको सिर्फ एक ही पेज आपको लिखना होगा बस, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है क्या है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 7। प्रश्नोत्तर नंबर 7 देखिए आपसे पूछा हुआ है कि देखिए आपके पंचलाइट दिया गया है कि ध्रुव यात्रा और पंचलाइट के कहानी का आपको उद्देश्य लिखना है। हमेशा ध्यान देना कि ध्रुव यात्रा और पंचलाइट का जो उद्देश्य है
इसको आप हमेशा पहली बात तो ध्यान दो कि जो भी आपको उत्तर लिखना है वो 80 शब्द ही लिखना है। ये नहीं कि आप कहानी लिखना शुरू कर दिए तो आप 2 पन्ना कहानी लिख दो, ऐसा नहीं है। आपको जो है क्या है 80 शब्द, आप देखो नीचे लिखा भी रहता है कि आपको 80 शब्द आपको क्या है लिखना होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, चाहे आपसे पूछे कहानी का उद्देश्य पूछे या आपसे कहानी का कथानक पूछे, तो आप जो है उद्देश्य आप लिखो कहानी का, तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। तो लगभग 3 इसमें आते हैं, ध्रुव यात्रा रहेगा अथवा पंचलाइट रहेगा अथवा बहादुर होगा। 3 में से आपको एक लिखना होगा। ये तो बड़ा ही सरल है, आप इसको आसानी से आप इसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए फिर आपसे 7वां प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। ये भी आपको अपने मन से आप किस जिले को आप उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। हम तो आपको एक अच्छी चीज़ बता देते हैं कि आप जो है क्या है सर्ग के चक्कर में ना पड़ो। एक प्रश्न आपसे चलचित्र पूछता है और दूसरा प्रश्न आपसे सर्ग पूछता है ना। हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो आपके जो उसमें चलचित्र जो दिया गया आप उसी को याद कर लीजिए। जैसे सत्य की जीत पड़ताल वालों का है, देखो उसमें द्रौपदी का आप चलचित्र याद कर लीजिए, है ना। अब आलोक वृत्ति है, आलोक वृत्ति में देखो गांधी जी का चित्र आप लोग याद कर लीजिए, है ना। तो सर्ग आप कितना पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करोगे, गांधी जी के चित्र प्रयागराज वाले, आप इसको 4-5 हेडिंग है उसकी 4 हेडिंग आपको याद करनी है बस, क्योंकि आपको लिखना है तो 80 शब्द ही तो आपको लिखना है। फिर हम अब आपको चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 8 में, है ना। प्रश्न नंबर 8, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर जो 8 है ना, उसमें देखो आपसे बहुत सारे संस्कृत के दिए हैं और आपसे उसमें क्या है पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए दिए गए पद्यांश आपको 7 नंबर का रहता है, 2 नंबर क्या है आपके 2 नंबर आपके जो है संदर्भ के रहते हैं और 5 नंबर आपके क्या है इसके अनुवाद को होते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ने, सारे अच्छे नंबर होते हैं जो एग्जाम में आपको पूरा का पूरा नंबर क्या है आपको दिलाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आपको पढ़ते चल रहा हूँ, आप इसके अर्थों को आप लिखते हुए चलो, ठीक है ना। 7 नंबर का है। चलिए देखिए लिखा है अतीते प्रथम पहले हम इसको संदर्भ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आप अपनी किताब में भी देख लेना इसके संदर्भ क्या, आप किताब से ढूंढ लो आपको और साफ दिखेगा। तो बताया है कि अतीत प्रथम कल्पे जना, है ना, अर्थात प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक पाठ के उलूक जातकम से लिया गया है, ठीक है ना। फिर से आप सुन लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उलूक जातकम से क्या है यह लिया गया है। अब हम इसके अर्थ को बताते हैं, आप ध्यान से पढ़ते चलना। लिखा है अतीत प्रथम कल्पे जना एकम रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजनम कुर्वन्, ठीक है। विगत कल्प में, विगत प्रथम कल्प में यानी बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को क्या किया, राजा बनाया। लिखा है सर्वकार परिपूर्ण, है ना, सभी कार्यों से परिपूर्ण उन्होंने पुरुष को क्या किया, राजा बनाया। फिर लिखा है क्या, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य, चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुरुवन, है ना, अर्थात चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बना दिया, है ना। चौपान क्या किया, एकत्रित हुए और एक शेर को राजा बना दिया। अब देखिए और कोई राजा बनाएगा भाई। फिर लिखा है ततः शकुनी गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्प देश च। अब बता रहे हैं कि इसके बाद जो पक्षी गण हैं वह भी क्या किए, हिमाचल प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर के बोले कि मनुष्यों और उसी प्रकार चौपायों में अर्थात पशुओं में राजा जाना जाता है ना। तो फिर क्या है पक्षियों और पुरुषों ने क्या किया, उसमें राजा जाना जाता है, पहचाना जाता है। फिर आए कहते हैं अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हम सबके पास क्या है, कोई राजा नहीं है, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। फिर लिखा है अराजको वासो, अर्थात बिना राजा के, ठीक है ना। फिर लिखा है, ठीक है ना, राजको वासो नाम न वर्तते, अर्थात राजा के रहना उचित नहीं है। फिर पूछता है एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः। अब बता रहे हैं
एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। कहते हैं एक को भाई, पक्षी लोग कहते हैं हमको, हम में से किसी एक को राजा बनाना चाहिए। अथ ते परस्पर अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा, तब जो है क्या है, उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देख कर कहा, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोचते, है ना, यह हमको अच्छा लगता है। इत्यवोचन, वो सभी लोगों ने कहा, उन लोगों ने देख कर कहा कि यह हमको क्या है, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा, अर्थ हो गया। फिर आपसे अथवा में आपसे पूछता है कि जो है एक पैराग्राफ आपको यह और दिया है। ठीक है ना, एक पैराग्राफ आपको यह और दिया है, वह क्या है, बौद्ध युगे वाला है ना, वह क्या आपका बौद्ध युगे इमे सिद्धांता। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन से ये भी क्या है, बहुत बेहतरीन पाठ से यह क्या दिया गया है। इसका संदर्भ आप सुनिए, प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। आप पाठ का नाम संस्कृत में आप जरूर से ध्यान दीजिएगा, कौन से पाठ में क्या किस पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, तो बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, ठीक है ना, ये क्या है, पंचशील सिद्धांत से लिया गया है। अब इसके अर्थ में चलते हैं। लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्तिगत जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। तो बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। जो 5 सिद्धांत जो हैं, है ना, इसमें जो दिया गया है वह बौद्ध युग में क्या है, मनुष्य की व्यक्तिगत जीवन के उन्नति के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। परमद्य परंतु आज इमे सिद्धांता, यह सिद्धांत राष्ट्राराम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि, परंतु यह सिद्धांत आज राष्ट्रों के पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार पर तथा फिर लिखा है विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। ठीक है ना, लेकिन बता रहे हैं कि ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के यह क्या है, साधन है। फिर कह रहा है कि राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान धिकृत्य एवाभवत्। बता रहे हैं कि पंडित यानी कि राष्ट्र नायक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की जो मित्रता हुई थी वह इसी पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। यतो ही, क्योंकि उभयावपि, दोनों ही देशों बौद्ध धर्म निष्ठावंत, क्योंकि दोनों ही देश उस समय बौद्ध धर्म में क्या है, वह विश्वास करते थे, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। फिर लिखा है आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्ति। आधुनिक विश्व में जो पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप क्या है, इन लोगों ने ग्रहण कर लिया। ये जो पुराना जो पंचशील था, यही 5 शील सिद्धांत क्या है, अब नए राजनीतिक स्वरूप में इसकी व्याख्या किया गया। ये देखिए क्या इसके अर्थ दिए गए। ठीक है ना, अब चलिए अब आपको श्लोक भी देंगे। अब आप क्या है, श्लोक भी देंगे, है ना, श्लोक आपको देंगे। जैसे श्लोक पूछा, ये भी 7 नंबर का है, 2 नंबर का संदर्भ है और 5 नंबर का क्या है आपके इसमें अर्थ पूछा जाएगा। ठीक है, अनुवाद पूछा जाएगा। तो क्या दिया है कि भाषासु मुख्य मधुर दिव्य गीवार भारती तस्याय मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, है ना। यह क्या है, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि, लोग सुभाषित रत्ना लिखते हैं, ऐसा नहीं, सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से क्या है, अवतरित है। तो क्या बता रहे, भाषासु मुख्य मधुरा, अर्थात सभी भाषाओं में यह जो संस्कृत भाषा है सबसे मधुर, प्रधान और अलौकिक है। गीवाण भारती संस्कृत भाषा, ठीक है ना, यह जो संस्कृत भाषा है सबसे सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। फिर यहाँ से पूछा है तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका क्या है, काव्य है। फिर लिखा है तस्मादपि सुभाषितम, और उस काव्य से जो सबसे अधिक मधुर है वो क्या है, इसके सुभाषितम अर्थात उसके सुंदर वचन है। फिर सुन लीजिए, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मुख्य और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर क्या है, उसके काव्य हैं, और उस काव्य से जो सबसे अधिक अच्छा है, जो सबसे अधिक उसके मधुर है, वह क्या है, उसके सुंदर वचन है। ठीक है ना। अब आपसे अथवा प्रश्न पूछ रहा है कि परोक्षे कार्य हंतारम, ठीक है ना, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम, ठीक है ना, यह भी उसी पाठ से लिया गया, सुभाषित रत्नानि से यह भी क्या है, लिया गया है। आप इसका देखो तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा मित्र
परोक्षे कार्यहंतरम, या ऐसे व्यक्ति या ऐसा मित्र जो पीठ पीछे क्या है, कार्यों की हत्या करने वाला हो, अर्थात जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ने वाला हो। फिर लिखा है प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और आपके प्रत्यक्ष आपके सामने प्रिय वचन बोलने वाला हो, मीठा वचन बोलने वाला हो। तो कभी कहता है कि आपको जो है वर्जयेताम दिशम मित्रम, तो आपको ऐसे मित्र का त्याग उसी प्रकार कर देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो। कहने का मतलब ये है कि ऊपर ऊपर दूध को देकर जैसे विष से भरे घड़े को अपनाना, मित्र को बुलावा देना है, वैसे ही सामने मीठी मीठी बातें करना, किंतु पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ने वाला जो मित्र है वह आपको वह आपका क्या है, शत्रु के समान है। वह आपके क्या है, शत्रु के आपके समान है। ये इसकी क्या है, बढ़िया से इसके आपके व्याख्या हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए आपसे जो है क्या है मुहावरे आपसे पूछे जाएंगे, और लगभग 4 मुहावरे क्या है ना। ये प्रश्नोत्तर नंबर आपका 9 है, ठीक है ना। ये प्रश्नोत्तर नंबर क्या है आपका 9 है। अब देखिए आपको इसमें 4 दिए हैं, 4 को आपका क्या है इसमें से अर्थ लिख करना होगा। जैसे पहले पूछा एक म्यान में 2 तलवार, इसका मतलब क्या होता है पता है। एक म्यान में 2 तलवार मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर हम क्या है 2 वस्तु को रखने की इच्छा करेंगे, ठीक है ना। एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करेंगे। जैसे वाक्य प्रयोग क्या होगा, स्पष्ट बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन को, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अर्थात अगर आप हमारे मित्र हो तो आप हमारे तरफ रहोगे कि या हमारे दुश्मन की तरफ रहोगे, है ना। फिर आपसे दूसरा पूछ रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका यह होगा कि जो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब होगा कि स्वयं काम न आने पर दूसरों पर दोष बता देना, ठीक है ना। स्वयं काम न आने पर दूसरों के ऊपर आरोप लगा देना। जैसे कि महेश घंटे भर में निबंध की एक पंक्ति भी नहीं लिख सका और बाद में कहने लगा कि हमारा पेन क्या है, खराब है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपको वाक्य बन सकते हैं। फिर तीसरा से प्रश्न पूछ रहा है, तीसरा क्या है कि चोर की दाढ़ी में क्या है, तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या होगा कि सशंकित रहना, अर्थात डरते रहना, ठीक है ना। जैसे वाक्य प्रयोग क्या होगा कि यह कुर्सी मेज के ऊपर किसने रखी है ना। तो गुरुजी ने क्या है डांटते हुए पूछा कि यह कुर्सी मेज के ऊपर किसने रखी है। तो शेष बोला जी मैंने तो नहीं रखी है। लेकिन गुरुजी ने तुरंत कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यह तुम्हारा ही काम है, अर्थात यह काम से तुम ही कर सकते हो। चोरी की हो, ऊपर से जो है झूठ भी बोल लो। फिर आप अगला प्रश्न पूछा, उल्टा चोर क्या है, कोतवाल को डांटे। जो उल्टा चोर है वो कोतवाल को डांटे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि अपराधी का निर्दोष पर दोष लगाना। कोई अपराधी है और कोई निर्दोष है, आप उसके ऊपर दोष लगा दो। जैसे एक तो तुमने अपनी कार से मेरी साइकिल तोड़ दी और मुझसे ऊपर से हर्जाना मांग रहे हो। भाई यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर क्या है, कोतवाल को डांटे। फिर देखिए आज प्रश्न नंबर 10 पूछेगा, ठीक है ना, कि आपको अपठित गद्यांश देगा, पठित पद्यांश भी देगा। यह आपका 10 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना, जिसमें से आपको क्या है, आपको आंसर लिखना हुआ होता है, ठीक है ना। तो देखिए आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, सारे आंसर क्या है इसमें आपको दिए रहते हैं। सारे आंसर जो है क्या है आपको इसमें दिए रहते हैं, ठीक है ना। आप इस पैराग्राफ पढ़ लेना, ये 5 नंबर का आता है भाई, ये सारे बेहतरीन नंबर हैं। आप इस पैराग्राफ पढ़ लेना अच्छे से, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके सीधे हम आपको आंसर बता दें क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। प्रश्न पूछा है सुल्तान को क्या अच्छा लगता है ना। तो सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन का हाजिर जवाबी बड़ी अच्छी लगती थी, ठीक है ना। बड़ी अच्छी क्या है, उनको ये पहले ये दिया गया ना कि हाजिर जवाबी उनकी बड़ी अच्छी लगती थी। फिर पूछा कि नन्हे से उसकी मुस्कान कैसे होती, कोई छोटा बच्चा है उसकी मुस्कान कैसे होती है, ठीक है ना। इसका मुस्कान कैसे होती है, बता रहे हैं कि नन्हे शिशु की जो मुस्कान है वह निर्मल और स्वार्थहीन होगा। देखो लिखा है, बहुत ही बढ़िया लाइन लिखा है, मैं इंगित भी कर दे रहा हूँ। उसकी हंसी निर्मल और स्वार्थहीन होती है, आपको इतना लिखना है। फिर प्रश्न पूछता है तनाव को बढ़ावा कैसे मिल सकता है। कोई तनाव है, हम उसकी बढ़ावा कैसे देंगे भाई। तो ये क्या है कि काम की अधिकता और समय के अभाव के कारण तनाव को बढ़ावा मिल जाता है। कोई आपको काम बहुत ज़्यादा करना है, समय कम है, तो आपके अंदर क्या होगा, तुरंत आपको अंदर तनाव हो जाएगी। देखो बिल्कुल दिया, ये देखिए इस लाइन में है काम की अधिकता और समय सीमा वाले लक्ष्य क्या करें,
तरह तनाव को बढ़ावा देते हैं। फिर आपसे अगला पैराग्राफ आपसे पूछता है, आप इसको पढ़, कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 गद्यांश देते हैं, ठीक है ना, और कभी कभी आपसे ये होता है कि आपको एक पद्यांश भी दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो दोनों गद्यांश ही क्या है आपको दिए हैं, आप इस गद्यांश को पढ़ लेना है ना, मैं इसके उत्तर भी आपको बता देना है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आज पूछा है कि गद्यांश में अनुशासन को क्या माना गया है ना। तो गद्यांश में अनुशासन को एक और तो बंधन माना गया है, और जबकि दूसरी ओर अनुशासन को मुक्त भी माना गया है, ठीक है ना। फिर पूछा है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य किसे माना जाता है। तो मनुष्य का प्रथम कर्तव्य आचरण के विरुद्ध कोई गलत आचरण करना, यह मानव के परम कर्तव्य के विरुद्ध है। अर्थात इसका संपूर्ण आंसर क्या बनेगा कि अनुशासन के विरुद्ध थोड़ा भी आचरण न करना मानव का यह क्या है, परम कर्तव्य माना जाता है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि विद्यालय में जो होने वाली हड़ताल क्यों होते हैं, उसका मुख्य कारण बताइए। तो पता है कि विद्यालयों में जो हड़तालें होती हैं उसका मुख्य कारण है अनुशासनहीनता होना, ठीक है ना। तो विद्यालय में यह जो उसमें दिया गया है, ठीक है ना, क्यों होते हैं आपको पता है, यह क्या होते हैं, बिल्कुल अनुशासनहीनता का होते हैं। फिर आपसे प्रश्न नंबर आपसे 11 पूछता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछता है कि शब्द युग्म आपको दिया गया है, सही अर्थ चयन करना है। जैसे पहले प्रश्न पूछा गया है अंश और अंश, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए हैं, भाग और कंधा दिया है, ठीक है ना, और कंधा भाग दिया है, सूर्य चंद्रमा दिया है, और माछ आँच दिया है, ठीक है ना। तो पता है कि अंश और अंश में क्या है, भाग, और इसमें जो दिया है इसका से हो जाएगा कंधा, और इसमें तो भाई दिया ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कंधा और हिस्सा, अर्थात इसमें आपका से हो जाएगा खा नंबर, ठीक है ना। अंश माने क्या होता है कंधा, और अंश माने क्या होता है भाग या हिस्सा, कभी कभी भाग के स्थान पर आपको हिस्सा भी दे देंगे, ठीक है ना। फिर पूछा तरणी और तरणी है ना, इसका मतलब क्या होगा, सूर्य और नाव हो जाएगा। तरणी माने सूर्य होगा, और तरणी माने क्या होता है, नाव होता है, ठीक है ना। फिर आपसे प्रश्न पूछता है, अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्न के शब्दों में से एक के 2 अर्थ आपको लिखने हैं, किसी एक के 2 अर्थ आपको क्या है लिखने होते हैं। जैसे आपसे पूछ रहा है अली है ना, अली का क्या होगा 2 अर्थ, भौरा होगा, और क्या होगा, सखी होगा, बिच्छू होगा, ये आपको याद करना होगा। फिर नाग क्या दिए हैं, है ना, नाग का क्या होगा, सर्प होगा, और हाथी होगा। फिर आपको क्या दिए हैं, अंक दिए हैं, है ना। अंक का क्या होता है आपको, अंक आपको पता है, एक अंक पूछा है, और क्या पूछा है आपसे, अंक पूछा है, और क्या पूछा है, गुरु पूछा है ना। तो आपको पता है कि गुरु माने क्या होता है, ठीक है ना, बड़ा होता है, अध्यापक होता है, शिक्षक होता है। और अंक माने क्या होता है, गोद होता है, और गिनती भी होता है, ठीक है ना। अब फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है आपको करना है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर नंबर आपका क्या है 11 का गा है, 11 का गा है। देखिए प्रश्न पूछा है कि जो घृणा के योग्य हैं वो क्या होंगे। तो जो घृणा के योग्य वह क्या है, वो होंगे, पहला सही है यानी कि घृणित, ठीक है ना। और जो जीता न जा सके वो क्या हो जाएंगे, अजेय हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, अजेय हो जाएंगे, आप ध्यान से देखते चलना। घृणित, ठीक है ना, जो घृणा के योग्य है उससे घृणित है, जो जीता ना जा सके वह क्या आपका अजेय है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। फिर पूछा कि 2 आपको वाक्य को शुद्ध करना है, ठीक है ना। जैसे दिया है कि मैं क्या है, लिखा मैंने रो दिया। तो मैंने रो दिया मतलब मैं थोड़ी कहेंगे, हम कहेंगे कि मैं रो दिया। परमात्मा के अनेक नाम है, परमात्मा, इसमें लिखा है परमात्मा के अनेकों नाम है, मतलब परमात्मा के क्या है, अनेक नाम है। मैं भोजन लाया हूँ, ये नहीं, मैं भोजन कर चुका हूँ, ठीक है ना। फिर पूछा है 100 रुपया प्राप्त हुआ, और अर्थात 100 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12 से पूछा है कि करुण रस शांत रस का स्थायी भाव दीजिए और उसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है ना। तो आपको जो भी रस है आपको पता है कि जहाँ वीर भाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से जो है शोक नामक का स्थायी भाव रहता है, वहाँ पे करुण रस होता है। हे खग मेघे मधुकर श्रेणी, ये क्या है, आपको करुण रस हो जाएगा। फिर ऐसे पूछा अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा का अनुप्रास पता है आपको, है ना।
जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, और वहाँ पर क्या है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तमजा तरतमाल तरव बहुछ है, स्पर्शिका आप इसको जरूर करना। जैसे ता वर्ड इसमें क्या है बार बार आपके क्या है आए हुए हैं, ठीक है ना। फिर आज पूछा है चौपाई अथवा दोहा, फिर आपको चौपाई अथवा दोहा को याद करना है ना। इसमें क्या है, चौपाई में क्या होते हैं 4 चरण होते हैं जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, और दोहा में क्या होता है इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 11-13, और दूसरे और चौथे में क्या होते हैं 11 मात्रा होते हैं, ठीक है ना। चौपाई का उदाहरण आप चाहे किसी आप रामचरितमानस के चाहे 2 लाइन या आप लिख लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा का जय हनुमान वाला 4 लाइन आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि आपको एक नियुक्त पत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। पत्र आपको कैसे लिखना है आप इसको सीख जाइए। फिर आपसे एक निबंध पूछेगा, है ना, निबंध भी आपसे पूछेगा, 4-5 निबंध रहेंगे। आपको इसमें से अपनी भाषा शैली में जो है क्या है कम का 2.5 पेज का आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों आप हमको यह बताओ कि आपको यह जो हमारा मॉडल पेपर मैंने आपको हल कराया आपको यह कैसे लगा, आपको इसमें से कितना सही हुआ। आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर आप इसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और अपने उन दोस्तों को शेयर बच्चों जरूर करना, है ना, जो आपके कक्षा 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आप ऐसे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको बहुत सारे मॉडल पेपर वगैरह ये सभी आपको आपके साथ लेकर आएंगे, आप इनको जरूर देखना।